आज हमारे सामने ना नोट्स, कुछ रिसर्च पेपर्स और स्टडी मटेरियल का एक बहुत ही दिलचस्प बंडल रखा है। और इस डीप डाइव में हम जिस विषय की गहराई में जा रहे हैं वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। जिसे आमतौर पर बच्चे नरेशन कहते हैं। बिल्कुल, नरेशन। खास तौर पर उन छात्रों के नज़रिए से जो एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है हमारे देश में। बहुत बड़ा। और हमारे पास जो आंकड़े हैं ना, उनमें एक बात सच में बहुत चौंकाने वाली है। मतलब परीक्षाओं में 5 में से 4 बच्चे नरेशन के सवालों में गलती करते हैं। बाप रे, मतलब 80% विफलता दर? ये तो हाँ, 80%। और हमारे इस डीप डाइव का मिशन आज यही पता लगाना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल। हम उन सीक्रेट ट्रिक्स और नियमों को डिकोड करेंगे जिनकी मदद से कोई भी, मतलब कितना भी उलझा हुआ सवाल हो, उसे महज 2 सेकंड में हल किया जा सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। मैं तो एकदम तैयार हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास एक तस्वीर है, एकदम कच्ची, बिना किसी एडिटिंग वाली तस्वीर। ओके। जो चीज उस वक्त जैसी थी ना, कैमरा ने बिल्कुल वैसी कैद कर ली। बिल्कुल। उस तस्वीर में कोई फिल्टर नहीं है, रंगों में कोई बदलाव नहीं है। तो व्याकरण की दुनिया में इसी कच्ची तस्वीर को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। एग्जैक्टली। जैसे अगर किसी ने कहा ही सेड आई एम हैप्पी, तो उसके शब्द हूबहू बिना किसी मिलावट के वैसे ही रख दिए गए। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर कोई उस तस्वीर पर एक फिल्टर लगा दे? मतलब जब हम उस तस्वीर को अपने नजरिए से पेश करते हैं और अपने शब्दों में उस पल की कहानी किसी तीसरे इंसान को सुनाते हैं, तो वो जो फिल्टर लगा ना, वही इनडायरेक्ट स्पीच है। यानी ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। ये जो आपने कच्ची तस्वीर और फिल्टर वाली बात कही ना, अगर हम इसी नजरिए से एसएससी के नियमों को देखें तो समझ आता है कि ये सिर्फ शब्दों को यहां वहां खिसकाना नहीं है। हाँ, रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में सूचना को प्रोसेस करने का और एक इंसान से दूसरे इंसान तक जानकारी पहुंचाने का एक पूरा विज्ञान है। जब हम किसी की बात को रिपोर्ट करते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं दोहराते, हम उस पूरी घटना को एक नए सांचे में ढालते हैं। और यहीं पर वे 80% छात्र गलती करते हैं, क्योंकि वे नियमों को रटने लगते हैं। हाँ, वे उस फिल्टर के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो इससे पहले कि हम उन जादुई शॉर्टकट्स की तरफ भागें जो हमारे स्टडी मटेरियल में दिए गए हैं, मुझे लगता है हमें उस बुनियादी ढांचे को समझना होगा। बिल्कुल, बेसिक्स बहुत जरूरी हैं। मतलब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव क्या होता है? हमारे नोट्स के मुताबिक वो है समय का बदलना, यानी टेंस का बदलना। और ये एक तरह का ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें ज्यादातर लोग रास्ता भटक जाते हैं। हाँ, और ये चक्रव्यूह इसलिए बनता है क्योंकि हम समय की गति को नजरअंदाज कर देते हैं। वो कैसे? देखिए, नरेशन का सबसे बुनियादी नियम ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब वाक्य का वो शुरुआती हिस्सा, हाँ, जो बताता है कि बात किसने कही, जैसे सैड या टोल्ड, तो अगर वो पास्ट टेंस में है तो कोटेशन मार्क के अंदर के वाक्य का टेंस पूरी तरह से बदल जाएगा। ओके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मूल वक्ता ने वो बात कही थी तब वो उसका वर्तमान था, मतलब प्रेजेंट था। हाँ, उस पल में तो वो प्रेजेंट ही था। बिल्कुल। लेकिन जब आज हम किसी और को वो बात बता रहे हैं तो वो घटना पुरानी हो चुकी है ना, वो बीते हुए समय का हिस्सा बन चुका है। मतलब जो बात कभी प्रेजेंट में कही गई थी वो रिपोर्ट करते समय पास्ट बन जाती है। सही कहा। तो प्रेजेंट सिंपल बदल जाता है पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। चलिए मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट था वो पास्ट बन गया, लेकिन अगर किसी ने कोई बात पहले से ही पास्ट टेंस में कही हो। अच्छा। मतलब जैसे अगर कोई कहे आई एट द एप्पल, मैंने सेब खाया था। अब ये तो पहले से ही भूतकाल है, इसे हम समय में और पीछे कैसे धकेल सकते हैं? क्या पास्ट का भी कोई पास्ट होता है? बिल्कुल होता है, और व्याकरण की भाषा में उसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। ओहो, पास्ट परफेक्ट। हाँ, जब कोई घटना भूतकाल में भी किसी और भूतकाल की घटना से पहले हो चुकी हो। इसलिए जब डायरेक्ट स्पीच में वाक्य पास्ट सिंपल में होता है ना, तो वो छलांग लगाकर पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, तो वो एक कदम और पीछे चला जाता है। बिल्कुल। इसी तरह विल,
कैन और मे जैसे शब्द भी जब समय के साथ पुराने होते हैं तो वे अपने पास्ट रूप में आ जाते हैं। मतलब वुड, कुड और माइट में? एकदम सही। हम हर चीज को समय की रेखा पर एक कदम पीछे खिसका देते हैं। ये तो समय की एक सीधी रेखा हुई, लेकिन हमारे नोट्स बताते हैं कि एसएससी के परीक्षक इस चक्रव्यूह में कुछ ऐसी बंद गलियां या कहें तो ट्रैप्स बनाते हैं जहां छात्र पक्का फंसते हैं। हाँ, एग्जामिनर्स को फंसाने में मजा आता है। और इन ट्रैप से बचने के लिए ना स्टडी मटेरियल में एक एक्सेप्शन प्रोटोकॉल का जिक्र है। अब अगर हर चीज समय के साथ पुरानी होती है तो क्या होगा अगर कोई बात समय के इस दायरे से ही बाहर हो? आपका मतलब है कोई ऐसी सच्चाई जो कभी बदलती ही नहीं? हाँ, जो हमेशा वैसी ही रहती है। और यहीं पर आता है ट्रैप नंबर 1, यूनिवर्सल ट्रूथ। व्याकरण बनाने वाले इस बात को समझते थे कि दुनिया की कुछ सच्चाइयां समय की मोहताज नहीं होती। अगर कोटेशन मार्क के अंदर के वाक्य में कोई सार्वभौमिक सत्य है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो। बिल्कुल, चाहे सेड ही क्यों ना लिखा हो। जैसे अगर वाक्य है ही सेड सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट ही रहेगा। बिल्कुल सही। हम राइजेस को रोज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने इसे पास्ट टेंस में कर दिया तो इसका मतलब निकलेगा कि सूरज पूर्व से निकलता था और शायद अब पता नहीं पश्चिम से निकलने लगा है, जो कि पूरी तरह बेतुका होगा। हाँ, हंसने वाली बात हो जाएगी। एकदम से। और इसी से जुड़ा है ट्रैप नंबर 2, जिसे स्रोतों में एसएससी ट्रिक 4 कहा गया है। अच्छा, जो क्या है? ये जाल ना सीधा आंखों के सामने होता है, फिर भी छात्र इसमें गिरते हैं। नियम कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, मान लीजिए सेड की जगह सेज या विल से लिखा है, हाँ, तो भी अंदर के वाक्य का टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा। अगर हम इसके पीछे का तर्क समझें तो अगर कोई आज या भविष्य में कोई बात कह रहा है तो उस बात का समय अभी बीता ही नहीं है। एग्जैक्टली। वो बात अभी भी ताज़ा है। जैसे अगर कोई कहता है ही सेज आई एम रेडी, तो ये इनडायरेक्ट में ही सेज दैट ही इज रेडी ही रहेगा। बिल्कुल। वो वॉज रेडी नहीं होगा, क्योंकि कहने की क्रिया ही अभी चल रही है। और पता है क्या होता है, परीक्षा के उस भारी दबाव में सामने टिक टिक करती घड़ी होती है तो छात्र अक्सर जल्दबाजी में सेज को सेड पढ़ लेते हैं। अरे हाँ, प्रेशर में तो ऐसा होता है। वे आदत के मारे सब कुछ पास्ट में बदल देते हैं और यहीं वो एक नंबर का नुकसान होता है जो पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट को हिला सकता है। बाप रे। तो टेंस और समय का नियम तो सुलझ गया, लेकिन हमारे स्रोतों में अगला पड़ाव कहानी के किरदारों को लेकर है। प्रोनाउंस की बात कर रही हैं आप? हाँ, जब कहानी सुनाने वाला व्यक्ति बदल जाता है तो कहानी के किरदार यानी प्रोनाउंस भी तो अलग नजरिए से देखे जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया को मैं एक तरह से जीपीएस और टाइम जोन रीसेट करने जैसा मानती हूँ। ये जीपीएस रीसेट करने वाली बात बहुत ही सटीक है ना? हाँ, जब वक्ता बदलता है तो उसके लिए मैं, तुम और वह की परिभाषाएं अपनी जगह से खिसक जाती हैं। बिल्कुल। इसे सुलझाने के लिए स्टडी मटेरियल में एक बहुत ही कमाल का कोड दिया गया है, SON रूल। SON रूल। SON रूल यानी S का मतलब सब्जेक्ट जो बोलने वाला है, O का मतलब ऑब्जेक्ट यानी सुनने वाला, और N का मतलब नो चेंज। बिल्कुल। अगर इसे थोड़ा खोलकर समझें, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे I और वी हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सही। सेकंड पर्सन यानी यू हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। हाँ। और थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट में इसमें कोई बदलाव नहीं होता। एकदम परफेक्ट। अगर हम स्रोतों के एक उदाहरण को देखें ना, ही सेड टू मी यू आर स्मार्ट। ओके। यहां कोटेशन के अंदर यू सेकंड पर्सन है। यह उस इंसान के लिए इस्तेमाल हुआ है जो बात सुन रहा है। SON नियम के अनुसार यह ऑब्जेक्ट यानी मी के अनुसार बदलेगा, मतलब मुझसे। हाँ, इसलिए इनडायरेक्ट में यह हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई वाज स्मार्ट। जो पहले तुम था वो मेरे नजरिए से मैं बन गया। वाओ। और ये सिर्फ किरदारों के साथ नहीं बल्कि समय और जगह बताने वाले शब्दों के साथ भी होता है। बिल्कुल होता है। जो चीज मूल वक्ता के लिए अब थी, मतलब नाउ, वो रिपोर्ट करने वाले के लिए तब बन जाती है, यानी देन। हाँ। उसका टुडे बदल जाता है दैट डे में, टुमारो बन जाता है द नेक्स्ट डे। और अगर हम सोचें कि टुमारो को नेक्स्ट डे क्यों कहते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर हम शुक्रवार को किसी की गुरुवार की बात बता रहे हैं तो उसका कल तो हमारे लिए आज बन चुका है ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए हमें एक न्यूट्रल शब्द अगला दिन या नेक्स्ट डे इस्तेमाल करना पड़ता है। अपनी खुद की जीपीएस लोकेशन को रीसेट करना पड़ता है। बहुत खूब। और इसी लोकेशन रीसेट में एक और बहुत बारीक नियम है कनेक्टर का। साधारण वाक्यों को जोड़ते समय
दैट का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ एक और चीज है जो बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, सेड और टोल्ड के बीच का अंतर। ये बहुत बड़ी गलती होती है परीक्षाओं में। हाँ, मैंने नोट्स में देखा कि सेड टू मी को टोल्ड मी में बदल दिया जाता है। लेकिन अगर वाक्य में सिर्फ ही सेड लिखा हो, बिना ये बताए कि किससे कहा, तो हम उसे ही टोल्ड दैट क्यों नहीं लिख सकते? अच्छा सवाल है। मतलब से और टेल दोनों का मतलब तो कुछ कहना ही होता है, तो टोल्ड के साथ एक लिसनर या कई ऑब्जेक्ट का होना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि टेल एक ऐसी क्रिया है जिसे पूरा होने के लिए एक लक्ष्य चाहिए। मतलब एक टारगेट। बिल्कुल। आप हवा में कुछ से कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं, लेकिन आप हवा को कुछ टेल नहीं कर सकते, कुछ बता नहीं सकते। समझ रही हूँ। बताने के लिए सामने किसी इंसान का होना जरूरी है। आपको स्पष्ट करना होगा कि उसने किसे बताया, ही टोल्ड मी दैट या ही टोल्ड हिम दैट। ओके। बिना ऑब्जेक्ट के टोल्ड का इस्तेमाल करना व्याकरण की दृष्टि से ना एक अधूरी इमारत खड़ी करने जैसा है। ये बहुत तार्किक है। तो साधारण वाक्यों को हमने दैट लगाकर जोड़ दिया। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोतों का जो अगला हिस्सा है ना, वो थोड़ा उलझा हुआ है। अच्छा। जब कोई सवाल पूछता है, इंटेरोगेटिव, या कोई आदेश देता है, इम्पेरेटिव, तो अचानक वाक्य का पूरा ढांचा ही बदल जाता है। दैट गायब हो जाता है। हाँ, वो हट जाता है। अगर हम दैट रूपी पुल को हटा देते हैं, तो वाक्य के दोनों हिस्सों को जोड़ता कौन है? क्या वे दो अलग अलग द्वीपों की तरह नहीं बिखर जाएंगे? वे बिखरते नहीं हैं, क्योंकि सवाल का अपना शब्द ही पुल का काम करने लगता है। अच्छा। देखिए, जब कोई सवाल पूछता है तो वो महज जानकारी दे नहीं रहा होता, वो जानकारी मांग रहा होता है। सही बात है। इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड बदलकर आस्क्ड हो जाती है। तो अगर सवाल किसी WH वर्ड से शुरू होता है, जैसे व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, तो वो शब्द खुद एक कनेक्टर बन जाता है। तो दैट की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर सवाल ऐसा है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, जैसे डू यू प्ले, तो हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। ओके। अब यहाँ मुझे वो नियम याद आ रहा है जिसे इस पूरे डीप डाइव में ना सबसे ज्यादा क्रिटिकल बताया गया है, अनफ्लिपर नियम। द अनफ्लिपर। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा ना, तो मुझे लगा जैसे मैं किसी हेडफोन के उलझे हुए तारों को सीधा कर रही हूँ। क्या बात है। मतलब हमें सवाल के टेढ़े कांटे को निकालकर उसे एक सपाट सड़क बनाना है। अगर हम इस उलझे हुए तार वाले उदाहरण को ही लेना, तो ये स्पष्ट होता है कि हम इनडायरेक्ट स्पीच में सवाल का ढांचा क्यों बदलते हैं। बताइए। डायरेक्ट स्पीच में सवाल पूछते समय हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है। जैसे वेयर आर यू गोइंग? बिल्कुल। यहाँ आर पहले है, यू बाद में। ये ढांचा आवाज में एक तरह का उतार चढ़ाव पैदा करता है, जो सामने वाले से जवाब मांगता है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, तो हम वास्तव में कोई सवाल पूछ नहीं रहे होते ना। एग्जैक्टली। हम बस सामने वाले को ये बता रहे होते हैं कि किसी ने कोई सवाल पूछा था। बिल्कुल। वो अब सवाल रहा ही नहीं, वो एक स्टेटमेंट बन गया है। इसीलिए हमें उस ढांचे को पलटकर, मतलब अनफ्लिप करके सीधा करना पड़ता है। वेयर आर यू गोइंग इनडायरेक्ट में पलटकर हो जाएगा वेयर आई वाज गोइंग। अच्छा, अब सब्जेक्ट आई पहले आ गया और वर्ब वाज बाद में। हाँ, और अगर कोई छात्र इसे सीधा नहीं करता और वेयर वॉज आई गोइंग लिख देता है, तो वो अनजाने में परीक्षक से ही सवाल पूछ रहा है, जो कि एग्जाम में बहुत भारी पड़ सकता है। बहुत ज्यादा। और इम्पेरेटिव वाक्यों में जहाँ कोई आदेश या अनुरोध होता है, वहाँ का नियम भी अपने आप में अनोखा है। हाँ, वहाँ का कनेक्टर अलग है। वहाँ हम दैट की जगह टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन्फिनिटिव कहते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर कोई कहता है क्लोज द डोर, तो वो इनडायरेक्ट में बन जाएगा टू क्लोज द डोर। सही। और वाक्य के भाव के हिसाब से सेड बदल जाएगा ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में। और अगर ये एक नकारात्मक आदेश है, मतलब जिसे करने से मना किया गया है, जैसे डू नॉट रन, हाँ, तो वो नॉट टू रन बन जाता है। और भावनाओं वाले एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में जहां कोई खुशी से हुर्रे या दुख में अलास कहता है, वहां हम क्या करते हैं? वहां हम उन भावनाओं को स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। और अगर कोई दुआ है तो वो विश्ड या प्रेड में बदल जाती है। तो बुनियादी बातें साफ हो गईं, समय यात्रा समझ ली, सवालों के कांटे निकाल लिए। अब क्या बचा है? अब समय है उस हिस्से का जिसे स्रोतों में बॉस लेवल कहा गया है। हो बॉस लेवल। हाँ, ये कुछ ऐसी हार्ड लेवल ट्रिक्स है जो एसएससी परीक्षाओं में टॉपर और औसत छात्र के बीच का असली अंतर तय करती हैं। चलिए देखते हैं।
इनमें सबसे पहला है हिडन ऑब्जेक्ट। ये क्या पहेली है? अगर वाक्य है ही सेड क्लोज द डोर, यहाँ तो कोई सुनने वाला है ही नहीं, तो हम खुद से एक ऑब्जेक्ट कैसे पैदा कर सकते हैं? देखिए, जब आप एक प्रतियोगी परीक्षा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं ना, हाँ। तो परीक्षक ये मानकर चलता है कि वो आदेश आपको दिया गया था। मुझे। हाँ, अगर कोई आदेश दे रहा है तो किसी न किसी को तो दे ही रहा होगा, इसलिए विकल्पों में आपको अक्सर मी छिपा हुआ मिलेगा। अच्छा। इसे ऐसे माना जाएगा जैसे लिखा हो ही ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द डोर। सही विकल्प चुनने के लिए आपको इस अदृश्य मी को पहचानना ही होगा। बाप रे, ये तो सच में दिमाग लगाने वाली बात है। बिल्कुल। और दूसरा जाल जो मुझे नोट्स में दिखा वो लेट से शुरू होने वाले वाक्यों को लेकर है। लेट अस और लेट मी। नियम एकदम अलग क्यों है? क्योंकि दोनों का इरादा बिल्कुल अलग है। इरादा? हाँ, इंटेंट। जब कोई कहता है लेट अस गो, मतलब चलो हम चलें, तो वो एक सुझाव दे रहा है। बिल्कुल, वो एक साथ मिलकर काम करने का सजेशन दे रहा है। इसलिए इनडायरेक्ट में ये सजेस्टेड दैट वी शुड गो में बदलता है। ओके। लेकिन जब कोई कहता है लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो वो सुझाव नहीं दे रहा, वो अनुमति मांग रहा है या अनुरोध कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली। वहां हम रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो या रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू गो का इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहाँ असली खेल इरादे को डिकोड करने में का है। बिल्कुल। और इरादे की बात करें ना, तो मस्ट का एक बहुत ही दिलचस्प दोहरा नियम दिया गया है, ड्यूअल रूल। हाँ। नोट्स कहते हैं कि अगर मस्ट किसी सामान्य बाध्यता मतलब ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है तो वो हैड टू बन जाता है। सही है। लेकिन अगर वो किसी अत्यधिक आवश्यकता मतलब स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी को दर्शाता है तो मस्ट में कोई बदलाव नहीं होता। अब यहाँ मेरा एक सवाल है, बताइए। परीक्षा के उस भारी दबाव में कोई छात्र सामान्य बाध्यता और अत्यधिक आवश्यकता के बीच का बारीक अंतर कैसे पहचानेगा? क्या ये बहुत व्यक्तिपरक नहीं है? मतलब किसी के लिए जो चीज सामान्य है, दूसरे के लिए वो जीने मरने का सवाल हो सकते हैं ना? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब ये है कि भाषा सिर्फ नियमों की सूची नहीं है, ये संदर्भ पर निर्भर करती है। कॉन्टेक्स्ट पर? हाँ, वाक्य की टोन, उसका विषय, ये सब इशारे करते हैं। जैसे अगर वाक्य है यू मस्ट सबमिट द फॉर्म बाय टुमारो, तुम्हें कल तक फॉर्म जमा करना होगा। ये तो एक ऑफिस का रूल लग रहा है। बिल्कुल, ये दफ्तर का एक नियम है, एक सामान्य ऑब्लिगेशन है जो हैड टू में बदलेगा। लेकिन अगर एक डॉक्टर अपने मरीज से कह रहा है यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग इमीडिएटली, तुम्हें तुरंत धूम्रपान छोड़ना होगा, यहाँ तो जान का खतरा है। एग्जैक्टली। तो ये नियम नहीं, जीवन मरण का संदर्भ है, एक अत्यधिक आवश्यकता है। यहाँ मस्ट अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कमाल है, ये सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि मानवीय स्थितियों को पढ़ने की कला है। बिल्कुल सही कहा। अब इन सब नियमों को आजमाने के लिए स्रोतों में अंत में एक फाइनल शॉर्टकट रिवीजन और एक बॉस लेवल क्लियर चैलेंज दिया गया है। चलिए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। वाक्य है ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। तो हमारे अब तक के सारे नियमों को मिलाकर इसका फाइनल जवाब क्या होगा? चलिए इसे डिकोड करते हैं। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। सेड है और अंदर का वाक्य साधारण है, तो कनेक्टर दैट लगेगा। ठीक है। कोटेशन के अंदर आई फर्स्ट पर्सन है, जो सन नियम के हिसाब से सब्जेक्ट ही के अनुसार ही बन जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए टेंस बदलेगा, तो विल का वुड हो जाएगा। परफेक्ट। यू सेकंड पर्सन है, तो मान लेते हैं वो मुझसे कह रहा था, यानी वो हिडन ऑब्जेक्ट वाला रूल, तो ये मी हो जाएगा। और अंत में जो टाइम वर्ड है, टुमारो का जीपीएस रीसेट होके वो द नेक्स्ट डे बन जाएगा। वाओ! तो इन सबको जोड़ने के बाद हमारा फाइनल आंसर होगा ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे। एकदम सही। सारे ताले एक झटके में खुल गए। अगर दिमाग में विज्ञान साफ होना तो ये वाकई 2 सेकंड का काम है। बिल्कुल। और अगर हम इन सब बातों को एक साथ जोड़े ना, तो एक बात स्पष्ट होती है। क्या? कि नरेशन का ये विषय सिर्फ परीक्षा हॉल तक सीमित नहीं है। रियल लाइफ में भी। हाँ, कॉर्पोरेट मीटिंग्स के मिनट्स बनाने से लेकर हमारी रोजमर्रा की बातचीत और गपशप तक हम लगातार यही काम कर रहे हैं। हम किसी की बात को किसी और को रिपोर्ट कर रहे हैं। सही बात है। आपका एक गलत शब्द, चाहे वो बिना ऑब्जेक्ट का टोल्ड हो या गलत दिशा में मुड़ा हुआ टेंस, पूरे वाक्य का और उस व्यक्ति के इरादे का अर्थ पूरी तरह बदल सकता है। ये बिल्कुल सच है। मतलब जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं तो हम मूल वक्ता के शब्दों को अपने खुद के नजरिए, अपने समय और अपनी भावनाओं के फिल्टर से गुजारते ही हैं। बिल्कुल गुजारते हैं। तो इस डीप डाइव को खत्म करते हुए यहाँ एक गहरा विचार है
जिस पर सुनने वालों को सोचना चाहिए। क्या है वो विचार? जब हम किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में अपने फिल्टर के साथ दोहराते हैं, तो क्या कोई भी सुनी सुनाई बात कभी 100% निष्पक्ष हो सकती है? या हर बार जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो अनजाने में ही सही उस कच्ची तस्वीर में थोड़ी सी अपनी कहानी, थोड़ी सी फिक्शन मिला ही देते हैं? ये तो सच में सोचने वाली बात है। सोचिएगा जरूर।